आज हमारे साथ मिलन अरियाल जी है, जिन्होंने मई 2024 अटेम्प्ट में सीए फाइनल में एएफएम पेपर यानी कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 89 मार्क्स स्कोर किए हैं। ये नेपाल काठमांडू से हैं और इनका जो है इस बार थर्ड अटेम्प्ट था। हम कह सकते हैं 2 अटेम्प्ट से इनका एएफएम में की वजह से रह जाता था। इस बार एएफएम में इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं, जबकि जो एमसीक्यू था इस बार डेरिवेटिव का वो मिस्टेक था और एक इंटरस्टेट रिस्क मैनेजमेंट के डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। हम कह सकते हैं आईसीआई के खुद की जो सॉल्यूशंस थे उसमें मिस्टेक थे, उसके बावजूद भी यानी कि हम कह सकते हैं 14 मार्क्स के डिस्प्यूट होने के बावजूद भी मिलन ने 89 मार्क्स लाया है, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो हम आज इनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, क्या इन्होंने कुछ स्पेशल पढ़ा था या कुछ हम जैसे जनरल पढ़ते हैं वैसे ही है, क्योंकि टीचर जो बोलते हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं स्टूडेंट के बातों पे भरोसा करते हैं, उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ों का गाइडेंस लेते हैं। तो सबसे पहले मिलन को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन मिलन कि इतने अच्छे अचीवमेंट लाए आपने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग शुरू करते हैं आज सबसे पहले तो एमसीक्यू से ही। सबको पता है कि एमसीक्यू में मिस्टेक था, आई थिंक डेरिवेटिव के एमसीक्यू थे वो। जी सर, वो फ्यूचर का ओके, फ्यूचर के जो हेजिंग वाले जो थे, तो कैसे आपने उस चीज़ों को कैसे हैंडल किया, क्योंकि क्वेश्चन तो मिस्टेक थे, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। कैसे हैंडल किया इस चीज़ों को? जी सर, मैं बताता हूँ। मेरे इस बार एग्जाम 15-20 मिनट पहले ही खत्म कर लिया था और उस टाइम ने मेरे वो जो कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन था एमसीक्यू का, उस लास्ट टाइम पे मैंने सॉल्व कर लिया। तो 2-3 बार सॉल्व करने के बाद भी कुछ भी आंसर मैच नहीं हो रहा था। ओके। तो मेरे को लगा कि ये सोल्यूशन में तो कुछ गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन मैथ में सेम क्वेश्चन था वो डिस्क्रिप्टिव में, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है ये क्वेश्चन। तो बाद में मेरे को लगा कि क्वेश्चन में भी कुछ डिफेक्ट है, क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो उसी टाइम मैंने वहाँ पे एक निफ्टी राइजेस बाय 1% था वहाँ पे एक नंबर वहाँ पे, तो मैंने उसको 10% करके एक बार सॉल्व करने के लिए ट्राई कर लिया। तो 10% रख के सॉल्व किया तो वो आंसर मैच हो गया था। तो मेरे को लगा कि क्वेश्चन पे डिफेक्ट है, मैंने 10% रख के सॉल्व किया और उससे जो आंसर बन रहा था वो ऑप्शन में था, वो टिक कर लिया। और उसी के बेसिस पे नीचे 2 क्वेश्चन भी थे उसी के हिसाब से, और उसी के अकॉर्डिंगली नीचे का 2 क्वेश्चन 2 एमसीक्यू भी सॉल्व कर दिया। बट ये तो हर एक स्टूडेंट के तो माइंड में नहीं आएंगे कि चलो एक ही जगह 10% रख देते हैं। वैसे हम इस चीज़ों को तो बार बार इसी वजह से हम क्लास में भी इस चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि देखो मिस प्रिंटिंग हमेशा रहते हैं, और शायद इसी रीजन से स्टूडेंट जो होते हैं जो मिस प्रिंटिंग है उस चीज़ों को वहाँ पे टैकल कर पाते हैं, जो मुझे लग पाता है। चलिए, और इंटरस्टेट रिस्क मैनेजमेंट में क्या आपका व्यूज है, क्या वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे? नहीं सर, वो एक क्वेश्चन तो हमको छोड़ना पड़ता था। अच्छा, तो वही वाला क्वेश्चन छोड़ लिया था। अच्छा, तो इंटरस्टेट रिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में गए। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी आपने अडॉप्ट किया। आपने क्या कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है? एक चीज़ गाइड कीजिए कि कैसे एग्जामिनेशन डे पे आपने कैसे रिवाइज किया, उससे पहले किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था, वो सारा चीज़ एक जो है ना सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा गाइड करेंगे तो बच्चे को शायद थोड़ा सा बेनिफिट हो पाएंगे। जी सर, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक तरीके तो नहीं था सर, मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट जैसा ही हूँ। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट टाइम बैठता था तो मैं पहले कंसेप्ट नोट्स देखते थे सर के, सर ने जो हमको बोर्ड पे लिखाते हैं क्लास पे, वो कंसेप्ट नोट्स अच्छे थे और उसी कंसेप्ट नोट्स पहले देखते थे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे मैं। और उसी की वजह से कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करने में आसान हो गया। और मैंने स्टडी मैट का तो 2-3 बार रिवाइज कर लिया था, 2-3 रिवीजन हो गया था इस बार। इसीलिए भी कोई सिलेक्शन कि चलो ये कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाते, टाइम नहीं बचा, नहीं सर, मैंने एक दो बार पहले भी एग्जाम दे चुका है ग्रुप 1 का। उस टाइम मेरे को हर बार 56 मार्क्स आकर वो एग्जामिनेशन नहीं मिल पा रहा था, 4 मार्क्स 6 मार्क्स की वजह से। उस टाइम मेरा क्या गलती की है कि मैंने को 1-2 लेसन में स्किप कर देता था और वही लेसन से आ जाता है क्वेश्चन, इसीलिए मेरे एग्जामिनेशन नहीं ला पाया अगले अटेम्प्ट में। तो इस बार किसी भी टॉपिक को मैंने नहीं छोड़ा, किसी भी लेसन को नहीं छोड़ा, सारा टॉपिक कर लिया। और थ्योरी में भी जो प्योर थ्योरी ओरिएंटेड लेसन है ना, उसको तो पूरा करना ही है। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल में भी थ्योरी वाला पोर्शन होता है, जो न्यूमेरिकल टॉपिक पे, जैसे कि डेरिवेटिव फॉरेक्स में भी थ्योरी पोर्शन होता है, म्यूचुअल फंड पे भी होता है, वो भी जितना हो सकता था मैंने वो थ्योरी भी देख लिया था, न्यूमेरिकल पोर्शन का भी। और फुल्ली प्रिपेयर होकर ही गए थे। आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और वो बार बार अगर आप एक ही क्वेश्चन रिवाइज करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस भी कम होता है। वो प्रैक्टिस कम होने की वजह से हमको कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता था, हो जाता है। तो पिछले बार तो हमने 80 मिशन 80+ का सीरीज भी कंडक्ट किए थे, आपने वो
लिया था वो आपने टेस्ट दिए थे उसमें? नहीं सर, वो तो मेरे को नहीं पता था वो टेस्ट सीरीज का, तो मैंने टेस्ट सीरीज तो नहीं दिया। आप क्या रिकमेंड करते हो कि टेस्ट सीरीज, क्या आपने सोचा था कि टेस्ट देना है, क्या रिकमेंड करते हो बच्चों को, क्या कहते हो? जी सर, मैंने अब यहाँ का टेस्ट सीरीज तो नहीं दिया, लेकिन जो इंस्टीट्यूट आरटीपी एमटीपी निकालते ना, वो आरटीपी एमटीपी खुद को घर पे खुद बैठकर वो मैंने सॉल्व कर लिया, वो 3 घंटे टाइम रख के। अच्छा, ओके, वो कर लिया था। और टेस्ट सीरीज अगर मिल रहा है तो देना चाहिए सर टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं होते, वहाँ पे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी वो टेस्ट होता है टेस्ट सीरीज में। क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम पे तो हम हड़बड़ाकर और वो जल्दबाजी में हम मिस्टेक कर देते हैं, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी टेस्ट सीरीज और कोई भी एक एग्जाम तो देना चाहिए आगे। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक रहती है, मोबाइल की जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चे कम नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया कितना आपको लगता है कि डिस्टर्ब करते हैं और कितना दूर रहे इनसे आपने एग्जामिनेशन टाइम में? हाँ, ये तो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है सर, ये सोशल मीडिया। तो मेरा अभी भी बंद है सोशल मीडिया। बंद है? जी सर, मैंने बंद कर दिया था कुछ महीने पहले, अभी तक नहीं खोला हूँ। क्या सोचा है, आरटीआई से पेपर मंगवाने का सोचा है कुछ? जी सर, मेरे एग्जाम जब आया था, रिजल्ट आए थे, उसके 2 घंटे में ही मैंने अप्लाई कर दिया आरटीआई के लिए। चलो, तो फिर इनका अगर पेपर जब सर्टिफाइड कॉपी आते हैं तो एक बार फिर मैं आपको इस पर एनालाइज करके एक बार डिस्कशन कराऊंगा किस तरीके से क्या है, कोई स्पेशल टिप। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, एग्जाम डे में आपने क्या प्रिपरेशन किया? मेन चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ बच्चों का ये भी रहते हैं। जी सर, मैं क्या करता था कि जैसे कि अब मेरे म्यूचुअल फंड का लेसन पढ़ने के लिए चालू कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे स्टडी मैट में 30 क्वेश्चन है। अगर वो पास्ट पेपर देखते हैं तो पास्ट क्वेश्चन मिलाकर लगभग 40 क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। अगर वो जब हम फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे थे ना, उसी टाइम में लास्ट रिविजन के लिए क्वेश्चन मार्क करके रखता था कि ये वाला क्वेश्चन लास्ट डे पे करना है। तो पहले से प्रिपेयर रहता था कि लास्ट डे के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन करना है, ये लेसन से। वो पहले ही मैंने एक पेज में हालांकि मैंने वो बनाया था कि ये लेसन से लास्ट रिविजन के लिए इतना क्वेश्चन, ये लेसन से ये नंबर का क्वेश्चन नंबर, ये लेसन से ये नंबर। यानी कि जो लास्ट डे में जो भी रिवीजन करना है उसके लिए आपको पहले से ही एक नोट्स बना के उस चीज़ों को मेंशन करके नोट करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आप लास्ट डे में कर सकते हैं। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर लास्ट डे में ये बता दे कि क्या पढ़ना चाहिए? क्या आजकल देखता हूँ लास्ट डे भी टीचर पे डिपेंडेंट होने लग जाते हैं स्टूडेंट वगैरह। नहीं सर, नहीं, वो जैसे कि मेरे लिए लास्ट रिवीजन में मैंने 70 से 80 नंबर क्वेश्चन रखे थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 से 80। किसी स्टूडेंट के लिए वो कम भी हो सकता है, उनके लिए 50 लास्ट रिवीजन के लिए होता है, किसी के लिए 100 क्वेश्चन होता है। तो जरूरी नहीं है कि और क्या सेम होगा वो लास्ट रिवीजन का नंबर। इसीलिए इस चीजों को ध्यान रखिए। ये आपको एग्जाम डे में क्या रिवाइज करना है, ये आपको स्टार्टिंग से जो लास्ट के जो 2 मंथ या 1.5 मंथ जब रिवीजन कर रहे होते हो या चैप्टर वाइज रिवीजन करते हो, उसी टाइम सारे क्वेश्चंस को आपको मेंशन करके रखना होगा कि इस क्वेश्चन को मुझे ये पॉइंट मुझे जरूर देख के जाना चाहिए। ठीक है। और सर थ्योरी के लिए भी लास्ट में पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। वो एग्जाम के 2-3 दिन पहले थ्योरी देखना नहीं चाहिए, वो पहले से थ्योरी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी का भी वेटेज है। इस बार तो ज्यादा नहीं पूछा थ्योरी से, सिर्फ 3 थ्योरी पूछे, 12 मार्क्स का, 4 मार्क्स का इंटू 3, 4 इंटू 3 12 हो गया। 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन अगले अटेम्प्ट में 20-22 मार्क्स का थ्योरी पूछते थे। तो थ्योरी के लिए भी अच्छे से पहले से प्रिपेयर कर लेना है। और थ्योरी के लिए भी सर का बुक है थ्योरी वाला, वो देख लेना है। और कंसेप्ट नोट्स भी है, अगर आपको नोट्स पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सर का कंसेप्ट नोट्स था, मैंने वही कंसेप्ट नोट रिफर करके पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गया था बाद में भी। और अगर कोई डिफिकल्ट लग रहा था कि मेरे को सर को रिविजन वीडियो था, वो रिविजन वीडियो देख के वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी फिर से गेन कर लिया वो, और उसके बाद में एग्जाम भी अच्छा ही हुआ। चलिए, बहुत बधाई हो, आगे भी बहुत अच्छा कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू इस गाइड बच्चे को गाइड करने के लिए। और आपके लिए छोटा सा एक गिफ्ट भी है। थैंक यू। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।